देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। और हिंदी में हम इसको कहते हैं सतह रसायन या इसको हम कहते हैं पृष्ठ रसायन। तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि हम सरफेस केमिस्ट्री में ऐसी घटनाओं या ऐसे फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, गैसियस में हो या लिक्विड स्टेट में हो, कोई भी चीज़ उसके सरफेस से रिलेटेड घटनाएं, जैसे अभी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो पढ़ेंगे वो सभी सरफेस से रिलेटेड है। तो हम सरफेस से रिलेटेड फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं और इसलिए इस ब्रांच को हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सरफेस से रिलेटेड घटनाएं या सरफेस से रिलेटेड फिनोमिना क्या होते हैं ये अभी हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिशोषण। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि हम ये एड्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो, जब किसी सॉलिड या लिक्विड जब किसी सॉलिड या लिक्विड यानी ठोस या गैसीय पदार्थ के पृष्ठ पर, पहले मैं हिंदी में पूरा बोल लेता हूँ, ठीक है, फिर इंग्लिश में बोलूँगा। किसी ठोस अथवा गैसीय पदार्थ के गलत किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणुओं को पृष्ठ पर बनाए रखने की या बिठाए रखने की या जमाए रखने की जो घटना है ये कहलाती है अधिशोषण। यानी कि अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जब भी कोई सॉलिड या फिर लिक्विड का सरफेस किसी दूसरी चीज़ों के पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर बनाए रखता है या बिठाए रखता है या चिपकाए रखता है, किसी तरीके से वहाँ बैठाए रखता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है, ये देखिए मैं पेन से इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लिखते साथ ही गिर तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो इंक है उसके पार्टिकल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसको ये बोर्ड अपने सरफेस पे बिठाए रख पा रहा है, जमाए रख पा रहा है, बन पा रहा है, वहाँ पे वो थम रहा है वहाँ पे। ये घटना एड्जॉर्प्शन कहलाती है। अब एड्जॉर्प्शन में कुछ खास बातें हैं, वो सुनो। जिस पार्टिकल को या जिस पदार्थ के अणुओं को, जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को कोई दूसरी चीज़ जो अपने सरफेस पे बैठाती है, तो सिर्फ सरफेस तक ही सीमित रहता है, ये बात याद रखना। उस चीज़ के अंदर नहीं घुस जाता वो। जैसे ये इंक से जो अभी मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, तो क्या ये अंदर घुस गया क्या उसके? नहीं, वो केवल, तो हम ये कह सकते हैं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, यानी ये केवल एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना, मतलब केवल पृष्ठीय घटना जो केवल पृष्ठ पर ही घटित होती है। समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब सुनो, अब एड्जॉर्प्शन में हम पढ़ेंगे दो चीज, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। ठीक है, एड्जॉर्बेट मतलब कि अधिशोष्य। क्या होता है? अधिशोष्य। और ये होता है अधिशोषक। यानी कि एड्जॉर्बेट किसको बोल रहे हैं पता है? जिस चीज के मॉलिक्यूल्स, जिस चीज के पार्टिकल्स आकर के दूसरे पदार्थ के सतह पर बैठ रहे हैं, दूसरे सब्सटेंस के सतह पर बैठ रहे हैं, वो चीज कहलाएगी एड्जॉर्बेट। और जिस चीज के सरफेस पर बैठ रहे हैं वो कहलाएगी एड्जॉर्बेंट। जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा कि सर मैं जो पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो किस पर वो बैठ रहा है? जाकर के बोर्ड पर। तो बोर्ड के जो सतह है, वो ये सरफेस है, ये जो चीज़ है वो एड्जॉर्बेंट कहलाएगी। और जो चीज़ वहाँ जाके उसके सरफेस में जम रही है, बैठ रही है, वो कहलाएगी एड्जॉर्बेट। यानी कि ये इंक के मॉलिक्यूल्स या इंक आप बोलो। समझ में आया ये चीज़ें क्या होती हैं? अब एक शब्द और होता है, एक हम अभी अभी हम लोग जो पढ़े वो है एड्जॉर्प्शन। हाँ, एड्जॉर्प्शन। और एक होता है एब्जॉर्प्शन। डी और बी का फर्क है, फर्क दिख रहा है? एक है एड्जॉर्प्शन और एक है एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? अधिशोषण। तो अधिशोषण के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा? एड्जॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ा कि यह केवल पृष्ठीय घटना है, एक पदार्थ द्वारा दूसरे पदार्थ के अणुओं को अपने सतह पर बैठा रखना, जमाए रखना। और ये अवशोषण जो है, एब्जॉर्प्शन जो है, ये अंदर तक होने वाली घटना है। यानी कि जब कोई एक सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो,
किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर तक समाहित कर लेता है, अपने अंदर तक उसको प्रवेश करा लेता है, तब हम इस घटना को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो बोलते हैं ना एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया बोलते हैं हम, सोख लिया बोलते हैं। जैसे आप किसी स्पंज के टुकड़े में पानी डालो तो अंदर घुस जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है। और ऐसी ऐसा फिनोमिना जिसमें ये दोनों एक साथ हो, एब्जॉर्प्शन भी हो और प्लस एब्जॉर्प्शन भी हो, उसको सिर्फ सॉर्प्शन कहते हैं। क्या? सॉर्प्शन। शोषण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शोषण। अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ हो तो उसको शोषण कहते हैं। यानी कि सतह पर भी बिठाओ, सतह पर भी बिठाना और अंदर तक भी एब्जॉर्ब भी करना, एड्जॉर्ब भी करना। ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ अब मैं आपको। जैसे मान लीजिए आप चौक के टुकड़े को, किसको? चौक के टुकड़े को आप पानी में डुबा दीजिए। तो शुरुआत में चौक के टुकड़े में पानी सतह पे जाएगा और ज़्यादा देर तक डूबा रहेगा तो अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, है ना? तो ये दोनों प्रकार की, इसमें दोनों प्रकार की घटनाएं शामिल हो गई। एड्जॉर्प्शन भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ। पानी उसके सतह पर भी है और अंदर भी प्रवेश कर गया। ठीक है। जब आप चौक को स्याही में डुबाएंगे, स्याही यानी इंक में डुबाएंगे चौक को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब इंक है, तो इंक मतलब एक सॉल्यूशन हो गया जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं। तो सॉल्यूट मतलब इंक के पार्टिकल्स, सॉल्यूट मतलब किसके पार्टिकल्स? सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ रहा है ना, विलेय और विलायक दोनों हैं। तो जब आप चौक को स्याही में डुबाएंगे ना तो आप देखेंगे कि इंक के पार्टिकल्स जो हैं, स्याही के जो पार्टिकल्स हैं वो चौक की सतह पर हैं, समझ रहे? और अंदर उसके कोई पार्टिकल नहीं है इंक का। इंक का पार्टिकल केवल कहाँ पे? चौक की सतह पर। इसका मतलब ये डिपेंड करता है, जैसे था वो चौक ही पानी में डुबाए तो पानी सतह पर भी रहा, अंदर भी घुस गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों काम एक साथ हुए, एड्जॉर्प्शन भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ। अगर पानी अंदर घुस रहा है तब की बात है। और अगर आप इंक में डुबा रहे तो इंक का जो सॉल्वेंट वाला हिस्सा है, विलायक वाला हिस्सा है, वो अंदर घुस के एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लेता है वो चौक, अगर सोखने की क्षमता तक आप उसमें डुबाए हो तो। और जो इंक के पार्टिकल्स है वो कहाँ रहते हैं? सरफेस पर। इसका मतलब इंक के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो केवल क्या हुए? एड्सॉर्ब हुए। तो कुल मिला के सब बात यही है कि सर अगर वो पार्टिकल्स को कोई दूसरा सब्सटेंस केवल अपने सतह पर, अपने पृष्ठ पर, अपने ऊपर जमाए रखते हैं, बिठाए रखते हैं तो एड्सॉर्प्शन हुआ। अगर अंदर प्रवेश करा लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन हुआ। और जहाँ ये बातें दोनों एक साथ दिखाई देने लगे तो वो केवल सॉर्प्शन। ठीक है। इसको अपन आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नवबोध की बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है, आप देखना। और प्रबोध की बुक में भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सर ये एड्जॉर्प्शन हम पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, कि ठीक ठाक लगा? बढ़िया। अब हम इसका कारण जानना चाहेंगे कि अधिशोषण यानी एड्जॉर्प्शन का कारण क्या है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दूसरे चीज़ों को अपने सरफेस पे चिपकाए रखती है या बैठाए रखती है या बनाए रखती है, जमाए रखती है, जो भी है, ऐसा क्यों होता है? तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसको सीखते हैं। देखना ध्यान से। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ। मान लो इस बर्तन में कोई सॉल्यूशन भरा है, कोई लिक्विड भरा है। ठीक है। आपको पता होगा कि आ, हर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन, ये हर मॉलिक्यूल अपने अपने और अपने जैसे और मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन का महसूस करता है। ये देखो, ये कोहेसिव फोर्स इसको बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। यानी कि हर पार्टिकल अपने आसपास के पार्टिकल्स से क्या महसूस करता है? अट्रैक्शन का महसूस करता है, फोर्स महसूस करता है, बल का अनुभव करता है। इसको बोलते हैं ससंजक बल। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ससंजक बल। अब सुनो,
अब इस पार्टिकल को खींचने वाले चारों लोग हैं अट्रैक्शन से, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? तो बैलेंस्ड में, बैलेंस पोजीशन में। क्यों बैलेंस पोजीशन में? क्योंकि उसको खींचने वाले सब तरफ हैं, किसी एक तरफ भाग नहीं सकता वो। इधर भागना चाहेगा तो उधर से खींचेगा, उधर भागना चाहेगा मतलब चारों तरफ उसको बल लगाकर खींचने वाले चारों तरफ बैठे हैं, करके ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आइए हम इस पर ये सरफेस लेवल यहाँ तक है इसका, है ना, मतलब कि वाटर मान लो यहाँ तक भरा हुआ है। अब हम सरफेस के थोड़ा नीचे वाले पार्टिकल की बात करते हैं, उस पार्टिकल के वो क्या महसूस कर रहे देखते हैं। अब देखो नीचे तरफ इसके फ्लूइड ज़्यादा है, जो लिक्विड है नीचे तरफ ज़्यादा है, ऊपर तरफ कम है। ये तो बेचारा अंदर का पार्टिकल था ना, अंदर का पार्टिकल तो क्या था, इसका मतलब चारों तरफ इसके पानी पानी बहुत मात्रा में, तो इसके चारों ओर मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं जो इसको खींचने वाले हैं। इसके चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स की संख्या समान है जो इसको खींच रही है, और ये इसलिए सब तरफ से अट्रैक्शन महसूस होने के कारण कहीं नहीं जा पा रहे। मगर इसको देखो आप, इसके नीचे तरफ पानी ज़्यादा है तो ये चलो ये अट्रैक्शन में इसको खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, लेकिन ये खींच पाएगा। लेकिन ऊपर आप देखो मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि ऊपर तो पानी वहीं तक भरा है। इसका मतलब ऊपर मॉलिक्यूल्स कम है जो इसको क्या कर रहे हैं, खींच सके। मान लो ऊपर और होते तो वो लोग भी खींचते, लेकिन ऊपर उनकी संख्या। इसका मतलब ये पार्टिकल अपने आप में एक टेंशन महसूस करेगा, ऐसा महसूस करेगा कि मेरे को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। नीचे तरफ की तरफ खींचने वाले इसको ज़्यादा हैं, ऊपर तरफ खींचने वाले उतने नहीं हैं, क्योंकि ये सरफेस के थोड़ा सा नीचे बस है, तो इतने जन बस हैं, है ना। नीचे वाले तो बहुत सारे लोग हैं, खींच लेंगे तो ये खिंचाव महसूस करेगा। इसका जो बल है, इसका जो फोर्स है, जो वो बैलेंस्ड नहीं रह पाएगा, ये टेंशन की स्थिति में अभी, समझ में है। अब उस मॉलिक्यूल का क्या कहना जो केवल जो बेचारा सरफेस पे है, ऊपरी वाला है, उसको तो ऊपर की तरफ खींचने वाले कोई भी नहीं है। इसको तो थोड़े बहुत थे भी, इसको तो इसको खींचने वाले केवल कहाँ हैं, नीचे। सबसे ज़्यादा टेंशन में कौन रहेगा, ये रहेगा। समझ में आया कि नहीं? एक टेंशन में रहेगा, ये सोचेगा कि मेरे को नीचे तरफ खींचने वाले हैं, तो एक टेंशन में रहने के कारण ये दूसरे लोग को अपनी तरफ खींचेगा ताकि इसकी भूख शांत हो सके। ये भी अनबैलेंस है, ये सब अनबैलेंस, ये बैलेंस में, ये बैलेंस में क्यों है, चारों तरफ से इसको, इसकी भूख शांत हो रही, चारों तरफ से खींचने वाले हैं, लेकिन ये खुद तनाव की स्थिति में है। उस तनाव की स्थिति को, उस टेंशन की स्थिति को बैलेंस करने के लिए ही ये दूसरे सब्सटेंस के, दूसरे पदार्थ के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, बैठाए रखता है। इसलिए जब इसके संपर्क में कोई आता है तो वहाँ जम जाता है या बैठ जाता है या चिपक जाता है, जो भी बोलो आप, समझ में है। इसलिए एड्सॉर्प्शन की घटना होती है, एड्सॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन में तो अंदर तक होने वाली घटना है, ये अंदर तक होने वाली घटना है, ये केवल सरफेस तक होने वाली घटना है। समझ में आया कि नहीं बताओ, पक्का? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन देखते हैं। ठीक है, पहले ये ऊपर से तो नहीं जा रहे ना, समझ में आ रहा है कि कठिन लग रहा है? अभी हम, हाँ आ रहे ना, मैं हिंदी में भी तो बोल रहा हूँ, पर्याप्त सभी चीज़ों को मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। एड्सॉर्प्शन यानी अधिशोषण, एड्सॉर्बेट यानी अधिशोष्य। किसको बोलते हैं अधिशोष्य? जिस पदार्थ के अणु आकर के बैठते हैं, जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आकर के बैठते हैं या फिर एड्सॉर्ब होते हैं, जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आकर एड्सॉर्ब होते हैं वो कहलाता है एड्सॉर्बेट, और जिस पर आकर के बैठते हैं वो कहलाता है एड्सॉर्बेंट, है ना। और वो जो घटना होती है उसका एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अभी हम लोग ये वाला चीज़ देखे कि सर ये भी बहुत तनाव की स्थिति में, ये चाहता है कि कोई दूसरा आकर के यहाँ पे बैठे। जब यहाँ पर बैठेगा तो ये जिस तनाव को महसूस कर रहा है वो उसमें कमी आएगी, यानी इसकी भूख थोड़ी शांत होगी। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे जो रेसिड्यू फोर्सेस हैं, कौन से फोर्सेस? रेसिड्यू फोर्सेस यानी अवशेष बल। अवशेष बल बोलने का मतलब जिस बल से ये दूसरे लोग को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी, इसकी थोड़ी संतुष्टि बढ़ेगी। ये भी बहुत तनाव की स्थिति में, ये चाह रहा है कि दूसरे आकर इस पर चिपके बैठे, क्योंकि ये अभी केवल नीचे की तरफ एक खिंचाव का महसूस कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कमी आती है। और दूसरा क्या चीज़ है पता है?
जिस दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आसपास मंडरा रहे हैं, मान लो कोई गैस है, कोई गैस के पार्टिकल्स आसपास भटक रहे हैं, जितना ज़्यादा भटकेंगे ना उन लोग, उतना ज़्यादा उसमें रैंडमनेस होगा, डिसऑर्डरनेस होगा, अव्यवस्था होगी। उन लोग तितर बितर भी घूम रहे हैं, और उन लोग आकर के जब बैठेंगे यहाँ पे जमेंगे, तो जमेंगे मतलब उसमें जो पहले इधर उधर भटक रहे थे वो उनमें थोड़ी व्यवस्था, मतलब उनमें जो गतिशीलता थी, जो रैंडमनेस थी, जो पहले वो लोग अव्यवस्थित थे, अब आकर के बैठेंगे चिपकेंगे तो उनमें थोड़ी अव्यवस्था में कमी आएगी। अव्यवस्था मतलब जो डिसऑर्डरनेस है उसमें थोड़ी कमी आएगी, और डिसऑर्डरनेस में कमी आती है तो हम लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी में कमी आई। एंट्रोपी, एंट्रोपी आप पढ़े होगे कक्षा 11वीं में, तो है ना। एंट्रोपी क्या है पता है? किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी, समझ जाओ उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा है। जो जैसे मैं बोल रहा हूँ गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, बर्फ की एंट्रोपी सबसे कम होती है, क्योंकि बर्फ एकदम सॉलिड स्टेट में होते हैं, उसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जमे होते हैं, चिपके होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, बजाय किसके? एक्स की गैस की तुलना में, गैस की तुलना में, ठीक है। तो और जो लिक्विड है, लिक्विड और गैस की तुलना करें अगर अपन तो क्या होगा बताओ? तो लिक्विड के पार्टिकल यूं तो फैले होते हैं, लेकिन गैस से तो कम ही फैले होते हैं, गैस के तो ज़्यादा फैले होते हैं, है ना भाई। अभी मैं लिक्विड का फिर भी थोड़ा सा स्पेसिफिक एक जगह होता है, गैस तो आप देखो, आप जैसे यहाँ से रिलीज हो जाए गैस, वो मनचाहे जगह पे फैल जाएगी, उतना तेजी से लिक्विड नहीं फैलता है ना। तो किस में ज़्यादा डिसऑर्डरनेस है बताओ, गैस में कि लिक्विड में? तो गैस में, इसलिए गैस की एंट्रोपी ज़्यादा मानी जाएगी। तो जिसमें ज़्यादा जितनी अव्यवस्था होती है, जिसके पार्टिकल्स जितने ज़्यादा अव्यवस्थित होते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं, उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है। अब जो बिखरे पड़े हैं, अगर वो किसी दूसरी की सतह पर आकर के एड्जॉर्ब हो जाएं, तो एड्जॉर्ब होने के बाद क्या उसमें उतना बिखराव होगा? क्या उसमें उतनी मोशन होगी? मोशन यानी गतिशीलता, या उतनी अव्यवस्था नहीं होगी, इतना डिसऑर्डरनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अब स्थिर हो चुके हैं ना। पहले वो जो घूम रहे थे तब तक बिंदास थे, तब तक जहां मन था उनका वहां घूम रहे थे, लेकिन वो जैसे वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा? उनकी गति में कमी आएगी, उनकी मोशन में कमी आएगी, उनमें अव्यवस्था में कमी आएगी। समझ में? मैं तो बोल रहा हूँ, समझ में? उनमें जो पहले जो बिखराव था, पहले जो डिसऑर्डरनेस थी, डिसऑर्डरनेस होना मतलब कि क्रम से जमा ना होना, रैंडमनेस, कहीं भी इधर उधर बिखर जाना, वो उसमें थोड़ी क्या आएगी? कमी आएगी। समझ में आया कि नहीं है? उसमें कमी आएगी मतलब उनमें व्यवस्था बढ़ेगी, उन लोग थोड़ा अरेंज हो जाएंगे बढ़िया से। इसीलिए याद रखना कि उस समय एंट्रोपी में कमी आएगी, याद रखना। क्योंकि एंट्रोपी में कमी आने का मतलब ये है कि वो व्यवस्थित हो रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी तब ज़्यादा होती है जब वो अव्यवस्थित थे। याद रखना, एंट्रोपी में क्या आती है? कमी आती है। ये मैं आपको क्या सिखा रहे हो सर? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन बता रहा हूँ कि एड्जॉर्प्शन होने से किस में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती है। डेल एच भी नेगेटिव होता है। डेल एच क्यों नेगेटिव होता है? डेल एच है चेंज इन एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन, यहाँ पे नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ? नेगेटिव कब होता है पता है? जब भी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो दो प्रकार की होती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। आपने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? एंडोथर्मिक में क्या होता है बताओ? सॉरी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है बताओ? हीट रिलीज किस में होती है? एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में, है ना। तो हीट रिलीज किस में होती है? एक्सोथर्मिक में। हीट रिलीज होती है, इसका मतलब क्या है? जैसे सिस्टम है, केमिकल रिएक्शन हुई, हीट रिलीज हो गई, इसका मतलब सिस्टम की हीट में कमी आई। रिलीज हुई तो उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि उतनी बाहर निकल गई ना। जिसमें जैसे कोई चीज़ है उसमें से हीट बाहर निकल गई, तो अब इसकी हीट में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है। आप ये सोचिए कि ये घटना भी वैसी ही है, एक्सोथर्मिक ही है। क्यों एक्सोथर्मिक है पता है? क्योंकि देखो, कोई दूसरे पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स आ करके किसी की सतह पे बैठ रहे हैं, तो बैठ रहे हैं इसका मतलब बॉन्ड बना है। भले वो बॉन्ड वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। वीक बॉन्ड है मतलब वॉन्डरवाल्स बॉन्ड है, स्ट्रांग है मतलब केमिकल बॉन्ड है। बॉन्ड तो बन ही रहा है, और बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती ही है, चाहे बहुत कम मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में हो, बात की बात है। आप खुद सोचो, कोई चीज़ किसी चीज़ की सरफेस पे बैठ रही है, इसका मतलब एट्रैक्ट हो रहा है तभी बैठ रहे हैं, और एट्रैक्ट हो रहा है मतलब बॉन्ड बन रहा है तभी बैठ रहे हैं, बंद बन रहा है तभी बैठ रहे हैं। वो बंद भले मजबूत हो चाहे कमजोर हो, लेकिन बन रहा है, और जहाँ बंद बनते हैं
वहाँ हीट रिलीज होती है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए डेल एच हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल एच भी नेगेटिव होता है। डेल एच क्यों नेगेटिव होता है? जो पार्टिकल्स पहले घूम रहे थे इधर उधर आवारा टाइप का, वो आकर के बैठे हैं, उनको आराम मिला है, उनको ठिकाना मिला है, तो उनकी अव्यवस्था में भी कमी आएगी, इसलिए डेल एच नेगेटिव हुआ। समझ में आ रहा है ना? पक्का? हाँ, याद रखियो इस बात को। तो चलिए, एक मैं आपको और बढ़िया वाली बात बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। यानी और फिजिकल वाला जो होता है वो जिसमें कि कोई सरफेस है किसी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है। इसमें अगर अ, दूसरे पदार्थ का यानी कि कोई दूसरी चीज़ आकर के उसके मॉलिक्यूल्स अगर बैठते हैं, तो अगर मान लो एड्जॉर्बेंट जिसके सरफेस पे आके बैठ रहे हैं और जो चीज़ आके बैठ रही है वो एड्जॉर्बेट, ठीक है, अगर उनके बीच केवल और केवल वॉन्डरवॉल्स फोर्स लगे, वॉन्डरवॉल्स फोर्स मतलब वीक फोर्स, केवल ऊपरी तौर पर जमना, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, कोई ज़्यादा केमिकल रिएक्शन या बॉन्ड नहीं बन रहा है, मतलब हल्के फुल्के रूप में आके बैठ रहे हैं, तो इस प्रकार के जो एड्जॉर्प्शन है वो कहलाते हैं फिजिकल, यानी कि वॉन्डरवॉल्स एड्जॉर्प्शन। इस अब बोल रहे हैं सर इसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादा वो लोग फोर्स से बंधे नहीं होते, मतलब ज़्यादा हीट रिलीज होगी भी नहीं, समझ में? मतलब इसमें चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होती है। हीट कब ज़्यादा रिलीज होगी बताओ? जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना मतलब केमिकल बॉन्ड बनना, केमिकल रिएक्शन के द्वारा बॉन्ड बनना, तो केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा? केमिकल रिएक्शन मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बंध बनेगा तो हीट रिलीज ज़्यादा होगी, वो रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। भौतिक अधिशोषण किसको बोलेंगे? जिसमें अधिशोष्य के अणु और अधिशोषक के अणुओं के बीच दुर्बल वॉन्डरवॉल्स बल रहता है। कौन सा बल रहता है? दुर्बल। दुर्बल मतलब कि कमजोर, कमजोर वॉन्डरवॉल्स फोर्स रहता है। समझ में आ रहा है? इसको ना, ये वाले टॉपिक को आप ना अंतर के रूप में तैयार करना। आपके बुक में देखो दिखा है ना अंतर, आप उस अंतर के रूप में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को तैयार करना। हम्म। तो आप इसको अंतर के रूप में तैयार करेंगे ना, तो देखो भौतिक अधिशोषण में यानी कि जो जो आपका फिजियो एब्जॉर्प्शन है, हाँ उसमें क्या है, एड्जॉर्प्शन है उसमें ना, ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पेसिफिक मतलब कि किसी के सरफेस पे भी कोई दूसरी, मतलब एक गैस एड्जॉर्ब हुई है और ज़्यादा अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एड्जॉर्प्शन है, तो जो वीक है वो आसानी से हट भी सकता है। जैसे मान लो कोई एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थ का अधिशोषण हुआ है, और ये अधिशोषण मान लो भौतिक अधिशोषण है, फिजिकल है, इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ आई है, वो चीज़ वहाँ से आसानी से हट भी सकती है। हट भी सकती है तो फिर दूसरी भी आ सकती है। इसका मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक मतलब एक ही सब्सटेंस के लिए कोई यही चाह करके इसका एड्जॉर्प्शन होगा ये जरूरी नहीं है, कोई दूसरा भी एड्जॉर्ब हो सकता है, बिकॉज कोई स्ट्रॉन्ग इसमें होता नहीं है, परमानेंट वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इस बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड किसी का किसी के साथ भी नहीं बनता। इसका मतलब ये स्पेसिफिक होता है कि हर एड्जॉर्बेंट के लिए कोई ना कोई एड्जॉर्बेट फिक्स रहता है जिसका उसके साथ बॉन्ड बन सकता है, इसलिए ये फिक्स रहता है, स्थायी रहता है। और क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है उसकी वैल्यू भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की तुलना में ज़्यादा रहती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत सरल है, आपको बहुत कोई भी इसमें बड़ा भारी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं केमिकल वाले एड्जॉर्प्शन में, इसलिए इरिवर्सिबल होते हैं। लगभग इनको वापस अलग करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट से अलग करने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अब मैं इसको ऐसे मिटा दूंगा तो ये मिट जाएगा, अभी एड्जॉर्ब हुआ है, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है।
है, केमिकल नहीं है, फिजिकल है, तो क्या इसको हटाया जा सकता है? फट से मिटाऊंगा तो भी हट जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, ये स्थायी भी नहीं है, तुरंत हटाए जा सकते हैं, और वो स्थायी होता है, उसको वापस अलग करना मुश्किल होता है। कौन से वाले में? केमिकल वाले में, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसलिए उसको मुश्किल होता है उसको अलग करना। सर जैसे मतलब कोई पॉलीथीन ले लो, जैसे कोई शीट होता है ना, हाँ जैसे कॉपी वगैरह में लगता है शीट, उसमें अगर अपन स्केच पेन चलाते हैं तो वो एक जगह पे नहीं रहता है, वो मतलब अच्छे से। हाँ, तो उतना नहीं, अच्छा एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ, प्लस दूसरा ये भी होता है कि वो कितने अट्रैक्शन के फोर्स से वो जमे पड़े हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए ना, अच्छा, और उस खुद पर भी डिपेंड करता है कि जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो ना, शहद है, ठीक है, शहद अगर गाढ़ा हो, ठीक है, और मैं यहाँ रखूं तो वो वहीं बैठा रहेगा, और पतला हो तो जैसे वो स्केच पेन आप देखोगे, जब आप डार्क चलाओगे तो वो रुका रहता है, और जहाँ पतला रहता है, जो पेंटिंग करते हैं आप देखे हो वाटर कलर में डुबा के, जब पतला रहता है तो वो फिर बहने लगता है, तो वो उतना वो नहीं हो पाता है वहाँ पे एड्जॉर्प्शन, यानी उसकी मात्रा पर भी डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। साथ नहीं, अगर वो गाढ़ा है, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है, तो वो अपने आप को थमाए रख सकते हैं, बैठाए रख सकते हैं। अगर वो पतला है तो फिर कहाँ ठहरेगा, वो तो बहने लगेगा, फैलने लगेगा। तो ये दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है। ये एरिया पर भी डिपेंड करता है। एरिया पर कैसे डिपेंड करता है? जैसे एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगा, कम एरिया रहेगा तो कम चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा। ये सब उसके फैक्टर्स आप दिए हैं, आप देख सकते हैं बुक में कई सारे पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में दिए हैं, आप देखो उसमें लिखा होगा। तो आपने क्या देखा कि फिजिकल और केमिकल में कौन सा एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, यानी कि उत्क्रमणीय होता है, और कौन सा अनुत्क्रमणीय होता है, बताओ। फिजिकल वाला भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में कौन सा उत्क्रमणीय, कौन सा अनुत्क्रमणीय? भौतिक वाला उत्क्रमणीय क्यों, और रासायनिक वाला अनुत्क्रमणीय क्यों? यानी फिजिकल वाला रिवर्सिबल और केमिकल वाला इरिवर्सिबल क्यों? क्योंकि फिजिकल वाले एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं रहता है, जो आसानी से चिपका है तो आसानी से हट भी सकता है। और केमिकल वाले में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, उनको वापस अलग करना मुश्किल कार्य है, इसलिए वो इरिवर्सिबल होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आया कि नहीं, बता। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? डिफरेंस तैयार करेंगे, ठीक है। एड्जॉर्ब कुछ, अब मैं जो आपको अभी एग्जांपल दिया वो तो बहुत सरल सरल एग्जांपल दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, जो थोड़े अच्छे अच्छे और बहुत सारे अच्छे एग्जांपल है। देखो, जब भी सिलिका जेल क्या होता है, ध्यान से सुनो। सिलिका जेल एक स्पेसिफिक टाइप का सिलिका है जो जिसमें पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, और वो पोरस होता है, पोरस यानी कि छिद्र युक्त होता है, उसमें बारीक छेद भी होते हैं। सिलिका क्या होता है? सिलिका आप सब जानते हो रेत का कंपोनेंट है। जब रेत निर्माण की आप विधि पढ़ोगे ना, तो उसमें सिलिका एक रेत का कंपोनेंट है। सिलिका जेल जब संपर्क में आता है वायु के, वायु यानी कि एयर, कैसी एयर? जिसमें ना वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। मॉइस्चर किसको बोलते हैं अपन? नमी, नमी युक्त वायु, यानी कि ऐसी वायु जिसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हों। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एयर के संपर्क में जब सिलिका जेल आता है, तो वहां से जब एयर पास होकर के जाती है तो वो एयर सूख जाती है पूरी की पूरी। जो पहले एयर गीली थी जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स थे, जब वहां से होकर जाती है तो क्या हो जाती है? तो इसका मतलब क्या है? हाँ, एड्सॉर्ब। तो वहां से वायु जब जाती है तो शुष्क हो जाती है, यानी कि ड्राई हो जाती है, क्योंकि उसने पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने और अपने तरफ एड्सॉर्ब कर लिया। ये एग्जांपल आपके बुक में दिया। सरफेस पे सोखा है मतलब सरफेस पे बैठाया है, ठीक है, एड्सॉर्ब कर लिया, ऐसा ऐसा बोलो आप, ठीक है। हाँ, ये आपके बुक में पहला नंबर का एग्जांपल लिखा है, आप देखो, केवल सरफेस पे ना, नहीं नहीं, वो एड्सॉर्प्शन ही है, सरफेस पे हुआ है।
केमिकल एड्जॉर्प्शन भी सरफेस, वही एड्जॉर्प्शन है मतलब सरफेस पे होगा, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। फर्क सिर्फ इसका है कि बॉन्ड कैसा बन रहा है। वांडर वाल्स बॉन्ड बन रहा है तो हल्का होगा, कमजोर होगा, फिजिकल होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा। बहुत सरल है। मैं तो आपको सब पे पता, ये बताओ इसकी वैल्यू किस में ज्यादा होगी, चेंज इन एंथैल्पी किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, ऊष्मा किस में ज्यादा चेंज होगी, किस में ज्यादा निकलेगी, भौतिक वाले में कि रासायनिक वाले में? क्यों केमिकल में? बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है ना, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा ना उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। बहुत सरल है, बहुत सरल है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। हाँ नहीं तो क्या। अब सुनो, हाँ तो ये एग्जांपल समझ में आएगा नहीं, बताओ एक और एग्जांपल बताऊं, देखो सिलिका जेल, और एक और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो चारकोल होता है, क्या होता है? चारकोल होता है, लकड़ी का कोयला। लकड़ी के कोयले में ये एक प्रोसेस होता है जिसमें इस चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या प्रोसेस है, क्यों इस्तेमाल करते हैं बताऊं? बहुत सारी जो गैसेस हैं, मान लो उनका मिक्सचर है, उन गैसेस के मिक्सचर को अगर आपको अलग करना है, आप सोचो गैस तो सब मिली हुई होती है आपस में। हाँ, अब बहुत सारी, अब गैस को भाई अलग, मिली हुई गैस को अलग करना कठिन काम है, तो हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चारकोल में ये क्वालिटी होती है कि वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर पाता है। सब गैस, और सब गैस का नेचर भी अलग अलग होता है कि हाँ भाई ये इस टेम्परेचर पे एड्जॉर्ब होती है। जैसे मान लो कहीं पे चारकोल रखा हुआ है, मैंने उसमें गैसों का पूरा मिक्सचर डाल दिया और उसका कोई टेम्परेचर निर्धारित कर दिया कि हाँ मेरे को पता है कि इतनी सारी गैसों में ना वो वाली गैस जो है वो फलाने टेम्परेचर पर एड्जॉर्ब होती है, तो मैं इस पूरे अंदर का टेम्परेचर उतना बना दूंगा। तो क्या होगा पता है, वो पूरे मिक्सचर में से कोई एक गैस होगी जो जो टेम्परेचर अपने मेंटेन किया ना, उस टेम्परेचर पे एक गैस क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी की एड्जॉर्ब नहीं। जो एड्जॉर्ब नहीं हो पाई उनको वापस पंप से बाहर निकाल लो। अब केवल कौन बच गई वहां पे? करेक्ट, मतलब वो अलग हो गई, उसको आप वहां से आप बाहर निकाल लो। ठीक है, अलग हो गई हो, अलग हो गई, फिर आप फिर मिक्सचर को डालो। क्या चीज? दिखता है नहीं भैया, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज तो रहेंगी ना, जो प्रॉपर्टीज होंगी गैस में हमको भले नहीं दिखेगा एक जैसा, लेकिन गैसों में कुछ तो अंतर होता है ना, जिसकी वजह से उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ना। अब उस गैस को बाहर निकालने के बाद वापस आप मिक्सचर को डाल दो, अब किसी दूसरी गैस के लिए टेम्परेचर फिक्स कर दो, क्या होगा? हमको पता है हाँ दूसरी वाली गैस इस फलाने टेम्परेचर पर एड्जॉर्ब होती है, फिर क्या होगा? ऐसे करके बारी बारी से आप सभी गैसेस को अलग कर सकते हो। एड्जॉर्प्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण यूज हो गया ये, कि इसका फायदा करके हम गैसों को अलग कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो ये हो गया। तो चलिए, आप फिजिकल और केमिकल वाला एड्जॉर्प्शन में आप विभेद जो है, अब हम देखते हैं